को ऑन कर दीजिए। स्टार्ट किया जाए। टीवी नहीं चल रहा है, उसको ऑन कर दीजिए स्क्रीन को। आज आप लोग का पहले ज्योग्राफी हो गया। अभी होलिका दहन का तैयारी चल रहा है ना रास्ते में। हमको बेली रोड से उस तरफ से आना था, सगुना मोड़ दानापुर नाम सुने हैं? तो वहां से आते आते हर रास्ते में मोड़ पे वो लगाया हुआ है होलिका दहन के लिए, पूरा चारों तरफ से। हाँ, लकड़ी उकड़ी। तो जितना रोड आता है तो रोड रुक जाता है, गाड़ी फ्लो नहीं कर पा रहा है। पीछे का सारा गाड़ी वैसे ही पेंडिंग रहता है, हॉर्न मारते रहिए, कोई आगे बढ़ता ही नहीं है। तो गली कुच्ची मोहल्ला होते 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 फिर यहाँ तक पहुंचते हैं। और दिन हो रहा है, जब तक होली रहेगा तब तक ऐसा असुविधा रहेगा। आप लोगों का क्लास कंटिन्यू चलेगा? क्यों, आप लोग का क्या है, हॉस्टल बंद हो जाता है क्या? ये फैन नहीं चला है? क्लास आप लोग का कंटिन्यू है, सर बोले हैं कंटिन्यू होगा। क्या आप लोग, क्या दिक्कत है? हॉस्टल बंद कब से? कल से? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे, ठीक ना? ऑफिशियली नोटिस है, ऑफिशियली नोटिस है कि आप लोग का क्लास होगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत 146 से होगा ना? भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1853। बम्बई से ठाणे कितना किलोमीटर? कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए, भारत में पहली बार रेलवे, भारत में लाइव है ना, भारत में पहली बार रेलवे, ठीक है, पहली बार रेलवे 16 अप्रैल 16 अप्रैल 16 अप्रैल 16 अप्रैल अप्रैल 1853 को चलाया गया। 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ? उस जगह का नाम है बोरी बंदर। तो बम्बई में कौन सा जगह है? बोरी बंदर। तो लिख लीजिएगा बोरी बंदर, बम्बई से थाने। हो सकता है आपका बम्बई ऑप्शन में ना दे। बोरी बंदर, बोरी बंदर बम्बई में है, बोरी बंदर से थाने कितना किलोमीटर? किसके समय में चलाया गया था? डलहौजी के समय में ना। लिख लीजिए बोरी बंदर, थाने, थाने, बोरी बंदर थाने लिख लीजिएगा। यह डलहौजी के समय में चलाया गया था। यह डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। ऑनलाइन वाले लोग भी कमेंट करते रहेंगे। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने, वाणिज्यिक कार्यालय किन शहरों में बनाए थे? कोलकाता, बंबई और मद्रास। आज खत्म हो जाएगा हिस्ट्री इधर का, है ना। कोलकाता, बंबई और मद्रास। बंगाल का पार्ट में कोलकाता है, बॉम्बे है और मद्रास। जब हम लोगों का पहला बैंक जो स्थापित हुआ था ना, उससे भी ये संबंधित था। कल कमेंट पे हम देखे, बाद में एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था, दो कमेंट था। हम कमेंट पे भी चर्चा कर देते ताकि सबको पता चले। एक कमेंट था कि सर हिस्ट्री की जगह पॉलिटी बता रहे हैं आप, तो फिर उन लोगों को बता दें कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एचसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8 वाला है। और उस 8 बुक में 8 क्लास के बच्चों को ही समझाता है। और उसमें सब मिक्सअप रहता है। कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं, इतिहास में भूगोल, इतिहास में पॉलिटी, इतिहास में इकोनॉमिक्स, सब मिक्सअप रहता है। ये हमको उसी ढंग से आपको पढ़ाना पड़ेगा, है ना। और उस तरह से ही आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ इतिहास के प्रश्न रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं। ये पहला चीज। और दूसरा था कि सर इतिहास के प्रश्न को बोलते हैं गूगल में सर्च करने के लिए, वो भी था। उसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बता दे रहे हैं। तो भाई जो क्वेश्चन अननेसेसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए ये क्लास को, टाइम को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग खुद से कर सकते हैं, क्यों ना कर ले, नहीं। तो जो कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, वो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्लियर? ऑनलाइन वाले लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जवाब दिया जा रहा है हर तरह से। तो ये बीबीएम जो है, जैसे अभी हम चर्चा करेंगे फिर किसका, इकोनॉमिक्स का। हम चर्चा करेंगे किसका, पॉलिटी का। एक ही क्वेश्चन में है। ये है क्वेश्चन किसका है, मॉडर्न हिस्ट्री का। बीबीएम जो है एक बैंक था पहले,
तो हम लोगों का हिंदुस्तान का पहला बैंक था 1770 में बना था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो आपसे पूछ सकता है कि हिंदुस्तान का पहला बैंक कौन? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का पहला बैंक कौन? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बना ये? 1770 में। इसके बाद ये आया बीबीएम। बीबीएम मतलब यही बीबीएम। बी से हो गया बंगाल, बंगाल का कोलकाता का पार्ट। फिर बी से हो गया आपका बॉम्बे, और एम से हो गया मद्रास, ये मद्रास। ये तीन बैंक फिर से स्थापित हो गए, बीबीएम। ये 1840 के दशक में बना था, है ना? 1840, 1843, 1800 के आसपास, यानी 19वीं शताब्दी के आसपास तीनों बैंक बन गया था। तीनों को फिर मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज। मर्ज मतलब मिला देना। मिला के बनाया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बना दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921, 1921 में। तो फिर पूछेगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कितने बैंकों को मिलाकर बनाया? तीन। तो बीबीएम, बैंक ऑफ बंगाल या बैंक ऑफ कोलकाता वही है, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। क्लियर है? तीनों बैंक को मिलाकर बनाया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। बाद में इसी को आंशिक रूप से बदल दिया एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में हो गई थी। कब हो गया था? 1955 में। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। और फिर बाद में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। और फिर 1980 में फिर से राष्ट्रीयकरण हुआ 5 बैंकों का। एक बैंक मर्ज हो गया था, नहीं तो आपको 6 बैंक भी दे सकता है। तो 5 या 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 1980 में। ठीक, फिर से बता दें कि जो हमारा बैंक था, पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, वो 1770 में स्थापित हुआ था। उसके बाद बना बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। तीनों बैंक को मिला के बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनकर तैयार। उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम फिर कर दिया एसबीआई 1955 में। और 55-56 में ही उसका राष्ट्रीयकरण हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक का। और इसके बाद 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद 1980 में 5 से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद 1935 में हमारा आ गया कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना हो गई 1935 में। और फिर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1949 में। ये शायद पहले भी बताए हुए हैं। 1949 में क्या हो गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। क्लियर है? तो हिंदुस्तान का पहला बैंक कौन? हिंदुस्तान का पहला बैंक कौन? बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब आया? कब आया? 3 बैंक को मिला के कौन सा बैंक बना है? कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन कौन 3 बैंक को मिलाए थे? बैंक ऑफ पहला था बंगाल या कोलकाता ले लीजिए, है ना, 1803-6 के आसपास। फिर 1840 के आसपास बन गया आपका कौन? बॉम्बे। और फिर 1847 के आसपास बन गया कौन? मद्रास। तीनों को मिला के बना दिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। और फिर उसका नाम बदल दिए, क्या कर दिए? एसबीआई। एसबीआई नाम कब हो गया? 1955 में। और पहला जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। और फिर जो 5 या 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। आरबीआई का गठन हुआ 1935 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 में। तो हिंदुस्तान का पहला बैंक कौन? बैंक ऑफ मद्रास में कौन सा किला ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास जो आधुनिक रूप में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चेन्नई। चेन्नई क्या था? मद्रास। पहले मद्रास बोलते थे, अभी चेन्नई बोलते हैं। तमिलनाडु में स्थित एक शहर है। मद्रास में कौन सा किला? ब्रिटिश लोगों की एक प्रमुख खासियत था, किलेबंदी करना शुरू कर दिया था। किलेबंदी करने का भी कारण था क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध, जिस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच कंपटीशन चल रहा था। उस कंपटीशन में भारत भी प्रभावित होने वाला था, क्योंकि फ्रांस और अंग्रेज वाला जो था यहाँ भी पहुंचा हुआ था। कहाँ पर? भारत में। तो वो लोग क्या किया, अपना किला, जैसे मान लीजिए आप अपना जमीन खरीदे हैं, ठीक, बोलिए हाँ, अगर आप लोग जमीन खरीदे हैं और उस पर कोई बाहर वाला आके, आप वहां रहते नहीं है, आप कहीं और है, जैसे आपका जमीन है मुजफ्फरपुर में, खेत ले लिए, आप खरीद लिए, अभी वहां है आप, अभी कहाँ है? पटना में। पता चला कि कुछ लोग हैं जो जमीन वहां पर घर अपना बनाना शुरू कर दिए हैं, तो आपका जमीन तो लूट लेगा वो लोग। तो आप लोग जाके सबसे पहले वहां जाके क्या कीजिएगा? घेरा दे देंगे, यानी बाउंड्री लगा देंगे कि भैया 5 इंची का दीवार वाला जितना दिख रहा है साइड साइड, वो किसका जमीन है? मेरा। उसी को बोलते हैं घेरा
बंदी, उसी को बोलते हैं किले बंदी। यही कर रहा था फ्रांस और कौन, अंग्रेज। ये मेरा किला है, मेरा किला। ये चीज बुरा लग गया किसको, बंगाल का नवाब को। बोला कि भाई बंगाल किसका का नवाब कौन, हम। तो तुम बाहर का आने वाला जो अंग्रेज है, तुम इस पे घेरा कैसे लगाएगा, तुम इस घेरा को जल्दी से जल्दी क्या करो, बंद करो। और ये खासकर बोले थे कौन, सिराज उदौला। जैसे ही ये चीज बोलेंगे अंग्रेजों को अच्छा लगेगा, खराब। यही कारण बना था प्लासी का युद्ध का। समझ में आ रही बात। तो ये है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए आप लोग। देखिए, मद्रास तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का पुराना नाम है, जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चेन्नई का पुराना नाम क्या है, मद्रास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 22 अगस्त 1639 को मद्रास की स्थापना की थी। इसको लिख लीजिए, मद्रास की स्थापना लिख के डैश दीजिए, मद्रास की स्थापना। कल हार गया ना, न्यूजीलैंड नहीं हारा। आप लोग बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, वहां रहेगा कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य नहीं है। आप लोग तो फेल हो गए। हम बोले हार गया तो पहले सोचना चाहिए कि हारा तो है जरूर एक टीम। हारा कौन है, तुरंत निष्कर्ष पे उतर गए, नहीं हारा तो नहीं है, जीता है, भारत ना जीता है। हम बोले कि हारा कौन, तो मेरा स्टेटमेंट सही था कि गलत, पूरा नहीं था लेकिन गलत नहीं था। सोच समझ के आंसर दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 22 अगस्त 16 मद्रास की स्थापना लिखे, देख लिखे 22 अगस्त 1639, 22 अगस्त 1639 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में थी, 1599 में वहीं पर हो चुका था वो। 22 अगस्त 1639। मद्रास बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। कौन सा मंडल, कोरोमंडल। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कोरोमंडल वाला पार्ट, पढ़े हैं ना। ये वाला जो है इसको बोलते हैं काठियावाड़ का तट। ये जो दिख रहा है ये कौन सा तट है, काठियावाड़ का तट। अभी कल देखिएगा फिर एक बच्चा कमेंट करेगा कि सर इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल क्यों पढ़ाने लगे। ये कौन सा पार्ट है, काठियावाड़ का पार्ट। ये वाला पार्ट है कोंकण का, क्या नाम बोले, कोंकण। क्या बोले, कोंकण। इसके बगल में है कन्नड़, क्या नाम है, कन्नड़। क्या नाम है, कन्नड़। इसके बगल में ये कौन, मालाबार तट। कौन सा, मालाबार तट। आप बताइएगा तो, जिनसे पूछेंगे वही बताएगा ये कौन सा तट है। जिनसे पूछेंगे वही, नहीं तो बाहर कर देंगे। आप खड़े जी, कौन सा तट है के नीचे, कोरोमंडल। आपका ध्यान यहाँ था, बॉडी बना रहे हैं ऐसे। बैठिए, जिम में जाइए। ये मंदिर ना है सर, आप लोग इसको मंदिर ही समझिए। मंदिर में जाते हैं तो पाप लेके जाते हैं, जैसे ही अंदर 5 बार ऐसे करते, जो भी भगवान रहे। अब मन में सब पाप को बोलते, आता भी है पाप। कोई मान लीजिए खूबसूरत लड़की मंदिर में भी दिख गई, मान लीजिए, तो जैसे ही दिखती है तो बोलते ना, बुलाती है मगर जाने, जय हनुमान, शुरू हो जाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी सब दूर करो, ये सब लीला है, सब मोह माया है। अब मंदिर के एक कदम जैसे ही आगे आते, कौन थी वो, किधर गई, नहीं शुरू हो जाता है। ये सर मंदिर है, इस मंदिर परिसर में सिर्फ फोकस रखना है आपको पढ़ाई पे। सावधानी हटी, देखिए आपका दुर्घटना घट गया, ये हम नहीं बोल रहे, हम प्रूव करके दिखाए आपको। प्रूव किए ना, तो ध्यान यहाँ रखे, उन्हीं को क्यों उठाए, कुछ तो गलती होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ सब पे नजर है मेरा, पीछे वाले लोग पे नजर आ रहा है, हमको बहुत बात कर रहे हैं। ये कौन सा है, प्रायद्वीपीय, काठियावाड़। और ये कोंकण, ये काठियावाड़, ये कोंकण, ये कन्नड़, ये मालाबार, और ये कोरोमंडल, कोरोमंडल। ऊपर में उत्तरी सरकार, क्या नाम है, उत्तरी सरकार। इसके ऊपर उत्कल, क्या नाम है, उत्कल। इसके ऊपर टोंगा, क्या है, टोंगा, क्या है, टोंगा। वेस्ट बंगाल में तट को क्या कहते हैं, टोंगा। चिकन नेक वाला होता है ना, टांग दिया तो हो गया टोंगा। तो ये जो कोरोमंडल है ये किस राज्य के तट को कहते हैं, तमिलनाडु में। ये हमारा कौन, मद्रास बोले तो इसकी स्थापना हुई थी 1639 में, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो मद्रास बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर, इधर है हिंद महासागर, इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। तो मद्रास दक्षिण भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक केंद्रों में से क्या है, एक। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन मद्रास के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन देगा कि मद्रास को की स्थापना 1639 में की गई थी, सही कि गलत। फिर दूसरा ऑप्शन देगा कि मद्रास दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, आर्थिक,
शैक्षिक केंद्रों में से एक है। मद्रास में भारत का पहला ब्रिटिश किला बना था कौन? फोर्ट सेंट जॉर्ज। यही हमको बताना था क्योंकि ये हमारा इससे पहले का पॉइंट यही था ना। मद्रास में कौन सा किला ब्रिटिश आबादी के रूप में जाना जाता था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो मद्रास में भारत का पहला ब्रिटिश किला बना था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1639 में। तो जहां फोर्ट सेंट जॉर्ज लिखे हैं उसको भी लिख देना, स्थापना 1640। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कराया गया। जो कंपनी थी ना उसके द्वारा उसकी स्थापना की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास की स्थापना की थी। हो सकता है कि उसमें कोई व्यक्ति विशेष भी हो। आंध्र प्रदेश हम थोड़े बोले, तमिलनाडु ही बोले। आंध्र प्रदेश का निचला हिस्सा, तमिलनाडु का पूरा हिस्सा, तमिलनाडु का पूरा हिस्सा यहीं से, तमिलनाडु जहां बॉर्डर खत्म होगा वहीं से ना आंध्र प्रदेश शुरू होगा। तो ये वाला तट है, कोस्टल रीजन। तट बनता है कैसे? ये जो समुद्र है, समुद्र मतलब कौन? अरब सागर। इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी। और इधर भारत के अंदर कौन है? नदी। जैसे यहाँ पर गोदावरी है, यहाँ कृष्णा है, यहाँ कावेरी है, बहुत सारी नदियां हैं। तो नदियां अपने साथ जब चलती है तो 3 प्रकार का वर्क करती है: अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। काटती है और चीजों को बहा के ले जाती है और ले जाकर वहां पर जमा कर देती है। उस जमाव के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं तट, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। कोस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। यानी समुद्र और नदियों से या नदियों के द्वारा जिसका निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तट। तो तट एक किनारा पार्ट हो गया। तो चूंकि वो तमिलनाडु का पूरा पार्ट जो है वो कोरोमंडल है और तमिलनाडु का ऊपरी क्षेत्र ही शुरू हो जाता है कहां से? आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश अगर कोरोमंडल दोनों में से एक सेलेक्ट करना है तो आंसर किसको मारेंगे? कोरोमंडल, तमिलनाडु को। तमिलनाडु के ऊपर वाला तट ऑलरेडी उसका नामकरण है क्या? उत्तरी सरकार। नहीं समझे? यहाँ से गांधी मैदान थाना, यहाँ से यहाँ तक गांधी मैदान का थाना है, यहाँ से मुसल्लमपुर हाट का थाना है। अब मर्डर हो गया बीच में, तभी बोलेगा नहीं मेरा है तेरा है। वही वाला चीज आप पूछ रहे हैं कि ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश। लेकिन इधर वाला पूरा हो गया गांधी मैदान थाना और उधर वाला हो गया कौन? मुसल्लमपुर हाट। आगे बढ़े क्या? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण कौन सी गतिविधियां थी? किलाबंदी। अभी किलाबंदी बताया ना आप लोग को, किलेबंदी। किलेबंदी, घेराबंदी, किलेबंदी इंपोर्टेंट है। शासन से स्वतंत्र शहरों का पतन किस कारण हुआ था? मुगल सत्ता के कमजोर होने के कारण। 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 जो हमारे यहाँ मुगलों का आगमन हुआ था, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और राणा संगा ने उनको आमंत्रित किया था। किसको? बाबर को। आइए और भारत पर क्या कीजिए? आक्रमण। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ बाबर का युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध 1526। और उस युद्ध में 21 अप्रैल था संभवतः डेट। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार और बाबर की जीत होती है और इसी के साथ मुगल सत्ता स्थापित हो जाता है। तो मुगलों के पतन के बहुत सारे कारण थे। जैसे वो जो शासक थे उसमें केंद्रीयकरण का अभाव था। जितने भी शासक थे वो सही रूप से काम नहीं कर पाए, इसलिए मुगलों का अंतिम महान शासक था कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद शासकों की अयोग्यता की वजह से ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो लिख लीजिए मुगलों का पतन का कारण। मुगलों के पतन का कारण। ऑनलाइन वाले लोग दिक्कत होगा बताइएगा। मुगलों के पतन का कारण पहला लिखिए। बोले अक्षम शासन। अक्षम शासन। क्या आप अगर नहीं लिख पा रहे तो लिखिए अकुशल शासन। क्या शासन की अयोग्यता, अयोग्य शासन, कुछ भी लिखना है लिख लीजिए। अक्षम शासन का मतलब क्या है? सिर्फ पॉइंट लिखना है, समझना है, पॉइंट लिखना है, समझ गए? अक्षम शासन का मतलब हो गया कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए उन सारे उत्तराधिकारियों में योग्यता की कमी थी, दूरदर्शिता की कमी थी। इसी वजह से वो जो मुगल साम्राज्य की जो सत्ता थी बहुत बड़ी, वो बड़े लंबे समय तक आया नहीं कर पाई, इसलिए मुगल साम्राज्य का क्या हो गया? पतन। तो ये यहाँ के अयोग्य शासक की वजह से। तो अक्षम शासन लिख के सिर्फ एक पॉइंट लिख लीजिए, अयोग्य शासक। आपको ये समझ में आ जाएगा, अयोग्य शासक। अयोग्य शासक हो गया। इसके बाद लिखिए आर्थिक गिरावट, दूसरा पॉइंट, आर्थिक गिरावट। आर्थिक गिरावट पॉइंट लिखते चलिएगा, पॉइंट इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए।
आर्थिक गिरावट, आर्थिक गिरावट मतलब इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया वहां। मतलब क्या हुआ कि जो आर्थिक रूप से संपन्न था तो वो संपन्नता नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्र का भूमिका रहेगा तब तो। यहाँ बहुत सारे राज्यों की भूमिका हो गई। हम पहले भी बताए थे कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हुई, बहुत छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया। हैदराबाद अलग, मैसूर अलग, अवध अलग, सिख अलग, सब अपने आप को क्या कर दिए, स्वतंत्रता स्थापित कर दिए, जिसके कारण क्या हो गया, आर्थिक गिरावट। और शासकों का जो इंपॉर्टेंस रोल होना चाहिए वो यहाँ पर रोल नहीं रहा। लिखिए शासकों की, हाँ उसी में, इसमें आर्थिक गिरावट में शासकों की विलासिता पर, शासकों की विलासिता पर अधिक खर्च, अधिक खर्च, शासकों की विलासिता, विलासिता मतलब होता है फालतू के चीजों पर खर्च, हाँ भोग विलास, शासकों की विलासिता पर अत्यधिक खर्च, अत्यधिक खर्च नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम दानापुर से यहाँ आ सकते हैं बाइक से, बाइक से आएंगे, हमको प्लेन की जरूरत है, हम जबरदस्ती प्लेन से आ रहे हैं, फालतू का खर्च, इसलिए क्योंकि मेरा पैसा नहीं जा रहा है। अगर हमको यहाँ से जाना है बगल में, वो जो हम लोग का तेलंगाना है, वो जो सेंटर है वो वाला, बगल वाला उसका नाम रखें तेलंगाना, हम और कुणाल सर है ना, तो तेलंगाना सेंटर में जो आप लोग का क्लास पहले चलता था, यहाँ से वहां जाना है तो हम जा सकते हैं पैदल, तो हम जाते हैं किससे, स्कूटी से, तो विलासिता हुआ ना। आप मेरे पास प्लेन रहेगा तो यहाँ से सीधा छत से उड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, प्लेन से दूसरे छत पे जाएंगे, फिर क्या हो गया, विलासिता। मतलब जो इंपॉर्टेंस है रोल काम करने का, वो काम उस पर ध्यान नहीं दे रहा और सब चीजों पे ध्यान देने में लगा हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलासिता। तीसरा पॉइंट लिखिए, सेना की दुर्दशा या सेना की खराब स्थिति, जो आपको अच्छा लिखे लगे, सेना की दुर्दशा, सेना की दुर्दशा या सेना की खराब स्थिति। मुगल सेना क्या हो गई थी, कमजोर, कमजोर हो गई थी, जिसके कारण वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। उसी में पॉइंट देके लिखे प्रशासन की कमी, सेना की दुर्दशा देश देके लिखे प्रशासन की कमी, प्रशासन की कमी। जैसे अभी आप आते हैं गाड़ी वगैरह से, तो हेलमेट चेकिंग करता है ना, तो आप जबरदस्ती हेलमेट पहन लेते हैं कि नहीं, वहां से आते कैमरा, आजकल तो कैमरा लगा हुआ है, बोलते ही नहीं आप लोग, कैमरा लगा हुआ है ना, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, पहले रुकता था तो हम लोग देखते थे पुलिस है कि नहीं, मामू नहीं है, चल भाग। और अब क्या है, जैसे कैमरा कैमरा आपको देखता है, आपको कुछ पूछेगा नहीं, आपका वो बाइक का फोटो लेगा, आपको भेज देगा, आ जाओ भाई चालान कटा लो, यही ना होता है। तो वो जितना तेज है उतना तेज हम लोग भी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां तक जाते हैं, देखते हैं अब यहीं कैमरा लगा हुआ है, तुरंत हेलमेट लेते हैं, कैमरा लेकर आगे, और उसका रेंज खत्म हुआ, कैमरा हटा लिया। लड़की लोग तो खतरनाक हो गई है आजकल, हम आते हुए हमेशा देखते हो, जो इसका ड्रेस होता है ना लड़की लोग का, लड़का गाड़ी चला रहा है, पत्नी पीछे बैठी हुई है और ड्रेस से यहाँ छुपा के रखती है ऐसे करके, अब पूरा लड़ाते रहो, वो क्या होता है, जो आपका वो है बंद रहता है, अब कुछ लड़का लोग क्या करता है, टेढ़ा होकर बैठता है, टिप्पल उठा हाथ से ऐसे करता है, ऐसे करके, ऐसे करके जा रहे हैं सर। अब कुछ लोग टेप साट दिया, एक ठो दो ठो, पुलिस भी ऐसा कर रही है, पुलिस भी ऐसा कर रही है बचाने के लिए। तो सेना की दुर्दशा प्रशासन की क्या हो गई, कमी। प्रशासन है तो बहुत जरूरी होता है प्रशासन का टाइट होना। आज हम लोग इतने कुशल से बैठे हुए हैं किसके कारण, लाख प्रशासन को आप खराब बोल दीजिए, अगर प्रशासन हट गया ना तो हम लोग यहाँ सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे। तो क्या हो गया, प्रशासन की कमी। एक दो पॉइंट और जोड़ दीजिए या फिर छोड़ भी सकते हैं। विदेशी आक्रमण देख लीजिए, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अगला पॉइंट, विदेशी आक्रमण, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। इसके बाद एक और लिख लीजिए, धार्मिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष। हो गया, कितना पॉइंट बाद में लिखा है, तीन, बाद में कितना पॉइंट लिखा है, तीन। तीन में पहला कौन था, विदेशी आक्रमण। जब आपको देखने को मिलेगा यहाँ अहमद शाह अब्दाली नाम का व्यक्ति है, जो अहमद शाह के समय में क्या करता है, आक्रमण। नादिर शाह नाम का लुटेरा है, नादिर शाह जिसको हम लोग भारत ईरान का नेपोलियन कहते हैं, 1739 में दिल्ली पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो नादिर शाह, अहमद शाह जैसे लोग कई आक्रमण यहाँ पर किए, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य अच्छे से स्थिरता बनाकर नहीं रख पाई। दूसरा पॉइंट क्या लिखे थे, अभी जो बताया कि छोटे छोटे राज्यों का उदय हर जगह क्या हो गया था, संपन्न हो गया था, इसके कारण वो डेवलप ज्यादा नहीं कर पाया। लास्ट क्या बताया,
धार्मिक संघर्ष। जाहिर सा बात है कि इसी समय में, चूंकि जब 1600 का ईस्वी हम लोग पढ़ते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 में हो गया है, और उस समय में अकबर का शासन है, का अकबर का। लेकिन हम अकबर नहीं, जहांगीर नहीं, शाहजहां नहीं, हम सीधा औरंगजेब को उठा रहे हैं। यानी इस समय तक प्रवेश कर चुका है पूरा कौन, अंग्रेज। यानी वो जो ईसाई कमिश्नरी जो है ना, ईसाई मिशनरियां जो है वो हमारे भारत में दस्तक दे चुकी है। तो हिंदू मुस्लिम ईसाई ये सब का कॉन्सेप्ट वहां बड़े पैमाने पर चलना शुरू हो गया। ये समस्या तो आना ही आना है, इसलिए मुगलों का क्या हो गया, पतन हो गया। क्लियर है। अगला पॉइंट, 1757 ईस्वी की किन लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। देखिए, देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, डेट ले लीजिए 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी किस नदी के किनारे है, रावी, भागीरथी। रावी यहाँ क्या करेगी सर, बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे, लिखते चलिएगा, प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे है। देखिए प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। कुछ दिन नदी आप लोग को बताए थे, एक उत्तराखंड में भी है, एक वेस्ट बंगाल में भी है। भागीरथी नदी के किनारे है। फिर लिखिए प्लासी नदियां जिला के, प्लासी नदियां जिला के मुर्शिदाबाद, नदियां जिला के मुर्शिदाबाद, नदिया, नदिया जिला बंगाल में है, नदिया, नदिया जिला के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित है। नदियां जिला लिखिए, प्लासी नदिया जिला के, प्लासी नदियां जिला के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित है। कौन, प्लासी। हो गया। प्लासी का युद्ध किसके किसके साथ हुआ था, एक तरफ था सिराजुद्दौला की सेना और एक तरफ था बंगाल क्लाइव, यही था ना। और हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत सारी घटनाएं थी जिसके तहत सिराजुद्दौला का खुद गद्दार लोग यहाँ उपस्थित था, और उसमें एक गद्दार था कौन, मीर जाफर। अंग्रेज लोगों की सेना थी 300, अंग्रेज की सेना 300, और सिराजुद्दौला की सेना 20,000। कितना, अंग्रेजों की सेना 300 और सिराजुद्दौला की सेना 20,000। कौन जीतेगा, सिराजुद्दौला जीतेगा। हालत खराब था, टाइट था, किसका, अंग्रेज का। अंग्रेज में क्लाइव लेटर लिखा था कंपनी को कि जल्दी से भेजिए सेना, नहीं तो हार तय है, एकदम निसंदेह रूप से हम लोग हारेंगे सर, आप कुछ करिए, जल्दी से सेना भेजिए, नहीं तो हमारी हार ऐसी होगी कि कहीं का हम लोग रहने वाले नहीं है। तब वहां से अंग्रेज लोग दिमाग लगाया कि पता करो कोई घुसखोर है कि नहीं वहां पर, है ना, पता करो कोई घुसखोर है कि नहीं। अपना दांव चला कौन, वही ना बोलते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हम लोग हार्ड वर्क कर रहे थे, कितना सैनिक लेकर, स्मार्ट वर्क किया कौन, अंग्रेज, कितना सैनिक लेकर। किसका जीत हुआ, हार्ड वर्क करने वाला का सिर्फ रिजल्ट होगा जरूरी, कौन सा वर्क करना होगा। जो स्टूडेंट नहीं समझता, उसको लगता नहीं इतना पढ़ेंगे ना तब भी रिजल्ट होगा, नहीं, कम पढ़ के रिजल्ट आप कर सकते हैं जब ये चलाइएगा तब। 300 की सेना भारी पड़ गई किस पे, 20,000 की सेना। इतिहास पढ़ रहे हैं, देखिए आप। तब ये जाके पता किया तो पता चला एक दो गद्दार वहां पर मौजूद हैं। उसमें से सबसे इंपोर्टेंट था मीर जाफर, और उसको ये लालच था कि हमको कोई बंगाल का नवाब बना दे, है उसको लग रहा था कि हमको कोई बंगाल का नवाब बना दे। तब अंग्रेज बोला यही तो है मुल्ला, फंस गया भाई, उसको पकड़ के लाओ। बस उसको घूस देना शुरू कर दिया कि तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे, सारा चीज बता दो। ये लड़ाई नहीं था, क्योंकि सब तो पहले ही लूट चुका था, पहले से क्लियर था। नहीं तो सिराजुद्दौला के सामने अंग्रेज टिक पाता, कभी भी नहीं टिक पाता, किसी भी रूप में नहीं टिक पाता, इतना ताकत था किसमें। तब वही है ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किस्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो 1757 का वह प्लासी का युद्ध, इसके 100 साल के बाद फिर से भारत को मौका मिलता है कि हम लोग आजाद हो जाए। 1857 की क्रांति, लेकिन अभी तक भारत लोग सुधरा नहीं है। वहां भी राष्ट्रवाद की कमी थी, यहाँ भी राष्ट्रवाद की कमी थी। यहाँ तो साफ गद्दार निकल गया, और वहां पर सब क्या, सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, अलग अलग। और आज भी हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं, आपस में सब लड़ रहे हैं, कोई ना कोई बहाना से लड़ रहे हैं, और लड़ाने वाला पहले अंग्रेज था और अब है राजनेता लोग। लेकिन चीज वही है, बस कैरेक्टर क्या हो गया, बदल गया। लेकिन हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं।
कोई ना कोई बहाना से आपको लड़ा रही है सरकार, लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा, फिर होगा वही क्रांति। अब फिर आगे आने वाला इतिहास ऐसे ही हम लोग को बोलेगा कि आप लोग क्या किए सर। क्वेश्चन नंबर 151, आगे चलते हैं। 152, 18वीं सदी के दौरान मुर्शिदाबाद किस उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र था? रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र। हमने बताया था कि पहले जो बंगाल की राजधानी थी वो ढाका थी। कौन सी थी? ढाका। ढाका से हो गया आपका मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। और ये ढाका से मुर्शिदाबाद किया था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान। और फिर मुर्शिदाबाद से गया मुंगेर, और मुंगेर को ही बोलते हैं मुगदलपुर। इसी को क्या बोलते हैं? मुगदलपुर। और ये किया था कौन? मीर कासिम। तो आपसे पूछेगा कि सही क्रम क्या है, तो बोलेंगे ढाका से मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ढाका से मुर्शिदाबाद किया था मुर्शीद कुली खान, जो दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था, सूर्य नारायण मिश्रा। और ये मुर्शिदाबाद से फिर क्या कहा? मुंगेर। मॉडर्न हिस्ट्री में मुंगेर का क्वेश्चन आता है क्योंकि ये बम बारूद सिगरेट ये सब बनाने का कारखाना है मुंगेर। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुंगेर में लिंग अनुपात सबसे कम है। और जिसको याद नहीं आता है, हम हमेशा बताते हैं गोपालगंज में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा। लिंग अनुपात का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। और गोपालगंज में ज्यादा लड़कियां हैं, लड़के कम है उसकी अपेक्षा में। लेकिन मुंगेर में लड़कियां कम, क्योंकि बारूद फटेगा तो लड़की रहेगी, लड़की रहेगी, डर के मारे क्या होगी? भाग जाएगी। तो ऐसे समझना, मुंगेर में बारूद फटता है, लड़की भाग गई, तो यहाँ लड़की बची, तो लड़की की संख्या ज्यादा की कम? इसका वास्तविक जीवन से कोई लेने देना नहीं है, सभी पात्र काल्पनिक है। लड़की डर के मारे नहीं भागती है। मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आ जाए। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहां और सबसे कम कहां पर। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल का सबसे पहला नवाब कौन था? 18वीं सदी में मद्रास में कौन से शहर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा किया है, 1639 का। इसी तरह का वो ये दिखता है ना किला। आगे बढ़े। फोर्ट सेंट जॉर्ज पहले भी लिखे हैं हम लोग। इमामबाड़ा, देखिए बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, दो इमामबाड़ा है। इमामबाड़ा एक तरह का महल है, बिल्डिंग है, भूल भुलैया टाइप का। भूल भुलैया मतलब एक रास्ता से जाइए, भूल जाइएगा आप किधर गए, फिर घूमते रहेगा, वहां पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको बोलचाल की भाषा में बोलते भूल भुलैया। तो पूछेगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। तो ये इमामबाड़ा जो है, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। तो लिख लीजिएगा बड़ा इमामबाड़ा, छोटा। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, इमामबाड़ा का क्या महत्व है? तो ये क्या है? धार्मिक है, धार्मिक महत्व है, धार्मिक महत्व। पहले आंसर लिख लीजिए धार्मिक महत्व। एससीईआरटी का आंसर यही है, धार्मिक महत्व। उसके बाद अपना पॉइंट लिखना है, उसमें जोड़ना है। धार्मिक महत्व है, ये एससीईआरटी का है। उसका लिखिएगा बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में है। देखिए जैसे बोल रहे बड़ा इमामबाड़ा, इमामबाड़ा तो आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ शहर में है, दोनों लखनऊ शहर में है। हो गया? इसके बाद लिखिए इसे भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। इसे भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। इसे भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। भूल भुलैया मतलब भूल जाता है, भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखेगा बड़ा इमामबाड़ा को, बड़ा इमामबाड़ा को, बड़ा इमामबाड़ा को, बड़ा इमामबाड़ा को अवध के नवाब, अवध के नवाब, बड़ा इमामबाड़ा को अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने, इनको पीछे नहीं दिख रहा होगा, ऐसे लिखेगा आसिफउद्दौला ने, आसिफउद्दौला ने, अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था। नहीं बनवाया था, आसिफउद्दौला ने बनवाया था। आसिफउद्दौला, जिनको दिक्कत होगा ऊपर देख लीजिएगा, बड़ा सा लिख दिया, आसिफउद्दौला ने बनवाया था। ब्रैकेट में कर दीजिएगा 1784 से 94। कब बनाया गया था? तो 1784 से 94 के बीच, 1784 टू 94। हो गया? सब लोग लिख लिए? तो पूछेगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? इसको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? इसको कहाँ के शासक ने बनाया? कहाँ का शासक? क्या नाम था उसका? क्या नाम बोले?
क्या नाम बोले, क्या नाम बोले, आप बोलिए तो, खड़े हो जाइए, क्या नाम बोले। हाँ बैठिए, बोलते रहना है, ध्यान भटकेगा खराब हो जाए। ऐसे पुतला हो गया। अब उसका लिखे छोटा इमाम बाड़ा, तो बड़ा इमाम बाड़ा हो गया ना। अब लिखे छोटा इमाम बाड़ा। ये पहले मुसलमानों के लिए एक अलग हॉल हुआ करता था मीटिंग वगैरह के लिए, धार्मिक महत्व के चीजों पे बात करता था ये, है ना। एक प्रकार का हॉल था वो, एक सभा था मीटिंग वाला। तो लिखा छोटा इमाम बाड़ा को मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। मोहम्मद अली शाह अवध का ही ये क्षेत्र का था। मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह लिख लीजिएगा ना। मोहम्मद अली शाह ने 1838 में बनाया था। 1838, 1838 में बनवाया था। 1838 में बनवाया था। ये अली वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है। हाँ अली वाला ज्यादा क्वेश्चन आएगा। जो मोहम्मद अली शाह है ना, ये ज्यादा क्वेश्चन में ज्यादा प्रवृत्ति है, ज्यादा पूछता है वो। बड़ा इमाम बड़ा कहाँ है, छोटा इमाम बड़ा कहाँ है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। पहले वाले बड़ा इमाम बड़ा को कौन बनाया, छोटा इमाम बड़ा को। दोनों कहां पर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मुगल कालीन भारत में कौन सा राजा प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। अकबर। 1556 से 1605 तक इसका कार्यकाल था। 1556 से 1605। और इसको मनसबदारी प्रथा के लिए हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में भी बताए थे। मनसबदारी का मतलब होता है सैन्य प्रशासन से वो जुड़ा हुआ है। जात और सवार रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनसबदारी। तो पूछेगा मनसब से बना मनसबदारी, तो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन कौन करवाया था, अकबर चलाया था। इसके संदर्भ में अकबर का कुछ प्रश्न जो है आपसे पूछ सकता है। जैसे दास प्रथा का समाप्ति कब किया था, 1562 में। लिखते जाइए, दास प्रथा का अंत 1562। एकदम नॉन स्टॉप लिखते जाइए फटाफट। दास प्रथा एक लाइन में लिखना, दास प्रथा डैश, दास प्रथा लिख के क्रॉस कर देना। ऐसे शॉर्ट में जितना नोट्स बनाएगा उतना पढ़ने में मजा आएगा। दास प्रथा क्रॉस करिए और लिखिए 1562। अब समझना भी है इसका मतलब क्या हुआ, दास प्रथा का अंत कब, 1562 हो गया। उसका लिखिए हरम दल से मुक्ति, ऐसे लिखेगा हरम, काट देना है बस। हरम दल से मुक्ति 1562, हरम दल से मुक्ति 1562। इसके बाद तीर्थ यात्रा कर से समाप्ति, तीर्थ यात्रा, ती में तीन आ रहा है कि नहीं, तो तीर्थ यात्रा कर से समाप्ति, तो ती 63, 63, ती 63, ती 63। तो तीर्थ यात्रा कर को क्या किया, खत्म, रद्द किया, कब, 63 में। फिर लिखेगा जजिया कर की समाप्ति। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर था, तो मोहम्मद बिन कासिम मुसलमानों ने पहली बार लगाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। दो क्वेश्चन बोले, समझ में आया। पूछेगा कि वह पहला मुसलमान जिन्होंने भारत में जजिया कर लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। और जब पूछेगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले कौन लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर गैर इस्लाम पर, यानी मुसलमान को छोड़कर और सभी धर्मों पर लगाए जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक टैक्स हुआ करता था। इस जजिया कर को समाप्त किया कौन, अकबर। किया कब, 1564 में, 1564। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फतेहपुर सिकरी की स्थापना और राजधानी। फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी लिख लीजिएगा ना, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी की स्थापना और राजधानी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना और राजधानी 1571, 1571। फतेहपुर सिकरी की स्थापना और राजधानी 1571। उसमें काट मत दीजिएगा, ये तो चलेगा। सुर में चल रहा है मोदी की जय हो जय हो, उसमें भी काट दिए, फतेहपुर सिकरी को राजधानी नहीं बनाया। इसमें काटना नहीं है ना, उसमें सही कर देना, फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया है ना, और स्थापना किया 1571। कुछ लोग तो काटे होंगे, सही सही बताइए, कॉपी चेक करेंगे हम। देखिए अगला, इबादत खाने की स्थापना। इबादत, इबादत खाना क्या था कि वहां प्रे करता था, लोग प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना, आराधना करता था वहां, प्रार्थना करता था वहां 1575, 1575। इबादत खाना क्या था, ब्रैकेट में कर दीजिएगा, प्रार्थना भवन। प्रेयर हॉल होता है ना, प्रे पूजा करते हैं हम लोग, प्रार्थना भवन। एकदम शॉर्ट में हम दिखा रहे हैं, प्रार्थना भवन। इबादत खाना क्या था, प्रार्थना भवन।
फिर इबादत खाने में सभी लोग नहीं आते थे, सिर्फ मुस्लिम लोग जाते थे, लेकिन अब कर दिया कि नहीं, सभी लोगों को आने का अनुमति होगा। तो इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश, इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578, इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश, इबादत खानों में सभी धर्मों का प्रवेश 1578, 1578, 1578। फिर लिखिए मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा। मजहर एक प्रकार का जो वाद विवाद होता है ना, किसी प्रकार का तर्क वाला, वो तर्क वाला रूम होता था जहां पर लोग वाद विवाद करते थे, उसको सुलझाने का प्रयास करते थे, उसी को क्या बोलते थे, मजहर। तो लिख लीजिएगा मजहर की घोषणा 1579, 1579 मजहर, ब्रैकेट में कर दीजिएगा वाद विवाद तर्क वितर्क वाला रूम, डिस्कशन रूम बोलते हैं ना, वही मजहर। आवाज नहीं आ रहा, मजहर, मजहर थोड़ा गूंज रहा है क्या? मजहर की घोषणा कब हुआ था? 1579। इसके बाद लिखिए दीन ए इलाही, ये तो पता ही होगा आप लोग को, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582। अब जैसे ही दीन ए इलाही हुआ तो दीन ए इलाही संबत आ जाएगा, तो इलाही संबत, तो लिखिएगा इलाही संबत की, इलाही शुरुआत है ना, इलाही संबत, संबत का मतलब होता है कैलेंडर, इलाही कैलेंडर है ना, इलाही संबत अगले ही साल बना 1583 में, 1583। दीन इलाही धर्म आया 1582, सॉरी, और ये आ जाएगा 1583। इलाही संबत मतलब कैलेंडर, कैलेंडर जैसे शक संबत, विक्रम संबत, हिजड़ी संबत, गुप्त संबत, उसी तरह इलाही संबत। संबत का मतलब कैलेंडर। शक संबत वगैरह पढ़े हैं, गुप्त संबत पढ़े होंगे ना, हिजड़ी संबत पढ़े होंगे ना, और एक पढ़ रहे हैं कौन, इलाही संबत। हमारा संबत चलता है ग्रेगोरो कैलेंडर जो है, उससे शक संबत पर वो आधारित है, ग्रेगोरियन उसको बोलते हैं ना। अगला लिखेगा ठाकुर प्रसाद नहीं बोलते हैं उसको। राजधानी लाहौर, राजधानी लाहौर का बनना 1585, फतेहपुर सिकरी था ना पहले, फिर फतेहपुर सिकरी से चेंज करके कहाँ ले गया, लाहौर। कब ले गया, 1585 में, 1585। अब देखिए इसमें आपको मन करेगा कुछ और जानने का, सर और इसके बारे में जानना है तो क्या करना है, इसके लिए हम थोड़े बताएंगे, गूगल नहीं, वो तो गूगल हम बोले इमीडिएट चेक करना है, तो इसवी चेक करना है तो गूगल से कर लीजिए। गूगल बहुत गलती है, याद रखिएगा। विकिपीडिया से लेकर गूगल में वो स्टूडेंट जो गूगल कर रहा है, जो कभी पढ़ा नहीं है, वो फालतू चला जाएगा, वो बेकार पानी में चल जाएगा, है ना, ठीक, बेकार हो जाएगा। पहले आपको क्या करना होगा, पढ़कर फिर गूगल करना है, समझ रहे बात को। जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, गूगल से पढ़ना शुरू कर दिया, हम गारंटी देते हैं जिस पेज को खोलिएगा उसमें हजारों गलती आपको मिलेगा, क्योंकि वो एडिटेड है, कोई भी एडिट कर सकता है उसको। तो क्या करेंगे सर, इसके लिए ऑथेंटिक बुक को पढ़ना शुरू करिए, बुक सबसे अच्छा चीज है। किसी बात पे मत रहिए, हम बोल रहे हैं बात नहीं मानेंगे सर आपका, हम जाके देखेंगे किताब में, ये सबसे अच्छा तरीका है ना। कोई वीडियो बनाया, उसका वीडियो देख लिया आप, हो गया बस, विश्वास कर लिया, नहीं। अच्छा तरीका क्या है, हम इंसान है कि नहीं, 1582 की जगह चुपके से बोल दिया 84, मुंह से निकल गया, मुंह से निकल गया, तो आप लोग तो लिख लिए भाई, भविष्य खराब हुआ कि नहीं आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्लास में हम ये सुनेंगे पूरा। आप लोग सिर्फ लिख रहे हैं, हमको पता है, याद कर रहे हैं कि नहीं। अगला चलेंगे 156, संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ था, 1945, 24 अक्टूबर 1945। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, इसके बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा है। 24 अक्टूबर 1945 लिख लीजिएगा, डेट भी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय लिख लीजिएगा, हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूएसए, न्यूयॉर्क, बड़ा शहर है ये न्यूयॉर्क, लिख लीजिएगा कि लिखना होगा क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ ही ना बोलते हैं उसको, ठीक तो है क्या। अच्छा किनको कंफ्यूजन लग रहा है, हाथ उठाइए, छूट गया, अरे यहाँ पर ना
पेज में छूटा है तो लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है सर। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, अरे यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ छूटा हुआ है, इतना नहीं कर पाइएगा। यूएनओ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945। अच्छा उसमें वो छूट गया क्या? वो छूट गया तो उसको ठीक कर लेना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय कहाँ बोले? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें 15 सदस्य होता है। कितना सदस्य? तो लिखिए यूएनओ में कुल सदस्यों की संख्या 15। यूएनओ में कुल सदस्यों की संख्या 15। यूएनओ में कुल सदस्यों की संख्या 15। 15 लिखे। अब 15 को दो भागों में, अगर ऐसे लिखना है कॉपी में ऐसे लिखिए, ऐसे लिखना तो ऐसे लिखिए। देखिए अस्थाई सदस्य और अस्थाई सदस्य, जिनके कॉपी में ऐसे जगह यहाँ पे लिखे अस्थाई और अस्थाई। जहां अस्थाई लिखे हैं वहां लिखे 5, और जहां अस्थाई लिखे हैं लिखिए 10। ये हर 2 साल पे चेंज होता है। तो अस्थाई सदस्य कितना? 5। ये हमेशा क्या रहेगा? फिक्स है ना। और वो अस्थाई सदस्य कौन कौन है तो बताइए। फ्रांस है, फ्रांस है, रसिया है, अमेरिका है, नहीं है, चीन है, यूके है मतलब इंग्लैंड। हो गया 5। पांचों का नाम लिख लीजिए। 5 सदस्य जो है वो लिख लीजिए। लिख लीजिए फ्रांस, रूस, अमेरिका, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और यूके। हालांकि इसमें अंतर है, भौगोलिक रूप से अंतर है, यूके इंग्लैंड ये सब में अंतर होता है, लेकिन आपके शब्दों में अगर यूके मिल जाए तो वहां ब्रैकेट करके ऐसे इंग्लैंड कर दीजिएगा। हो सकता है आपके शब्द में वहां इंग्लैंड दे दे, ब्रिटेन दे दे, हालांकि उसमें अंतर है, फिर भी ऐसा ऑप्शन दे सकता है। तो यूके या इंग्लैंड हो गया। क्लियर है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कितने सदस्य है इसमें? 15। कितने सदस्य हैं? 15। अस्थाई कितना? 5। अस्थाई कितना? 10। 5 में जो अस्थाई है उसमें चाइना है, अमेरिका है, चाइना है, बोलते ही नहीं है, चाइना है। अच्छा सबसे अभी न्यूक्लियर पावर में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? रूस। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? रूस। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? रूस। और सबसे स्ट्रॉन्ग देश में आता है रूस और अमेरिका। जैसे अगर इकोनॉमिकल देखेंगे तो अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट देश है, महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश है। तो रूस हो गया एक तरफ, बोलिए, अमेरिका हो गया एक तरफ, तो हो गया खूंखार में एक तरफ चीन हो गया, तीन हो गया इधर से। इंग्लैंड हम लोग को गुलाम बना के रखा था, इंग्लैंड को उठा लिए, कितना हो गया? 4। एक बचा आपका फ्रांस। कौन बचा? इसमें फ्रांस और रसिया का जो है वो थोड़ा सा इन्वॉल्विंग भारत के तरफ अच्छा है। अमेरिका चाहता है भारत को पटकी देने का। चाइना तो हमेशा गोली ताने रहता है। तो चाइना के बगल में है कौन? रूस। चाइना के बगल में पाकिस्तान। चाइना के बगल में कौन है? रूस। मतलब ये इधर चाइना है, इधर भारत है, ठीक। तो भारत को पीटते रहता है कौन? चाइना। इधर ए भारत, ए भारत। इसके पीछे है कौन? जैसे ही बोलता है भारत उधर ए रसिया, ए रसिया इधर थे। अच्छा बाबूजी इधर, ठीक ठीक आराम रहते हैं। अमेरिका उधर से पॉलिटिक्स खेलता है। चूंकि अच्छा बात है कि चाइना का दुश्मनी है किससे, ये अच्छा बात है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। चाइना को जब मौका मिलेगा मारेगा किसको? भारत को छोड़ के पहले अमेरिका को मारेगा वो, याद रखिए। चाइना, ये अच्छा बात है। और रसिया का भी दुश्मन कहीं ना कहीं कौन है? अमेरिका। इसी बात को लेकर इंटरनेशनल रिलेशनशिप जब पढ़िएगा उसमें आएगा। इसी बात को लेकर अमेरिका अपना दोस्त बनाना चाहता है किसको? पाकिस्तान को। उसको चुपके चुपके देता है कि इसको डिस्टर्ब करो, किसको? भारत को। नहीं तो डायरेक्ट कैसे हमला करेगा? डायरेक्ट करेगा तो चाइना और रसिया दोनों मिलकर मारेगा किसको? अमेरिका को। चलिए खैर, ये सब मजा आ रहा होगा सुनने में, ये सब एग्जाम के बाद सुनना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन इन 5 अस्थाई देशों को, इन 5 अस्थाई देशों को, उसी में जो 5 अस्थाई देश लिखा है ना, इन 5 अस्थाई देशों को, इन 5 अस्थाई देशों को बिग 5 कहते हैं। बिग 5, बिग मतलब बड़ा, 5 मतलब 5, बिग 5। इन 5 अस्थाई देशों को बिग 5 या P5, पावरफुल 5, P5, बिग 5, P5 या परमानेंट 5 कहते हैं। अस्थाई, परमानेंट 5। P5 यही है, बिग 5 यही है, और परमानेंट 5 यही है। इसी का अन्य नाम है। जैसे भूल भुलैया बोले तो तुरंत चले जाएंगे बड़ा इमामबाड़ा और
उसी तरह बोलेगा P5, बोलेगा अरे तो पढ़ा ही नहीं है। जबकि आपके पास नॉलेज है कि अस्थाई सदस्य पूछ रहा है, लेकिन पता रहेगा तब तो। P5 बोल दे, बिग 5 बोल दे, या परमानेंट 5 बोल दे, मतलब कितना सदस्य? 5। संयुक्त राष्ट्र की जो संरचना है उसमें 6 भाग होते हैं। कितने भाग? 6 का नाम लिखिए। पहला होता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद लिखने में एकदम ये नहीं, कंजूसी नहीं करिएगा, क्या सर छोड़ देते हैं, नहीं। सुरक्षा परिषद, क्योंकि कमीशन के एग्जाम के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सुरक्षा परिषद लिखे, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। दूसरे पे लिखिए महासभा, महासभा। सुरक्षा परिषद के बगल दूसरा पॉइंट महासभा। तीसरा लिखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। उसके बाद लिखिए सचिवालय, जो सेक्रेटरिएट वगैरह होता है ना, सचिवालय। इसका लिखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जल्दी हो रहा है साहिब, कौन नहीं दे रहा है वैल्यू? रूस नहीं दे रहा है तो रूस के साथ तो भी वही पॉइंट होता है ना, जो यूएनए के सदस्य को तो वैल्यू देना पड़ेगा आपको। लेकिन वैल्यू नहीं दे रहा है तो उसका भी अपना मनसा है, तो पूरा विश्व मिलकर उस पर काम करती है। जैसे आप लोग पढ़िएगा इकोनॉमिक्स में 2 तरह का चीज आता है, ओपन मार्केट एंड क्लोज मार्केट। अभी हाल ही फिलहाल में रसिया जो है सब चीज को मानने से इंकार कर दिया, तो उस पर बैन लगा दिया। और बैन लगाने पर क्या होता है, आपका क्लोज मार्केट आएगा। जब क्लोज मार्केट आएगा तो दुनिया का कोई ताकत आपसे इकोनॉमिकल जुड़ेगा नहीं। और जब इकोनॉमिकल जुड़ेगा नहीं मतलब आयात निर्यात कंप्लीटली क्या हो जाएगा, स्टॉप। उसी को बोलते हैं मार्केट में क्लोज इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? तो रसिया उसी का कार पे था, क्लोज्ड इकोनॉमी, लेकिन भारत उसको बचा लिया, बोला कि हमको पेट्रोल दे दो भाई, हम तुम्हारा छोटा भाई है ना। तो लिखिए सचिवालय के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लिखे, फिर से बोल रहे हैं। पहला सुरक्षा परिषद लिखे, दूसरा महासभा लिखे, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद लिखे, चौथा सचिवालय लिखे, पांचवा लिखे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग ना, और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। ये देखता है सारा पॉइंट को कि काउंसिल में क्या क्या काम हो रही है। सबका काम बटा हुआ है अलग अलग, हर एक विषय, हर एक तथ्यों पर सबका एक टीम बना हुआ है। जैसे अभी साइंस में कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे पास आइएगा, बोलते हैं हाँ। साइंस में होगा तो कहाँ जाइएगा, तो सबका टीम बना हुआ है। लेकिन ये तो आर्ट्स एजुकेशन में ही है ना, मैथ कुछ दिक्कत होगा तो मेरे ही पास आइएगा, बोलते हैं हाँ। रोशन सर के पास जाइएगा। अगर रीजनिंग में कोई दिक्कत होगा तो मेरे ही पास आइएगा, अभी जाके समझे नहीं। अगर कोई पेमेंट उमेंट का दिक्कत हो तो मेरे पास आइएगा, नीचे कौन वहां जाएगा। तो सबका टीम क्या है, बटा हुआ है, लेकिन एक किसका है, आर्ट्स एजुकेशन। उसी तरह यूएनओ है, यूएनओ का पूरा टीम है वो, जो हर एक चीजों पर कार्रवाई करती है। चलिए अगला, गांधी जी ने भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? असहयोग आंदोलन। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा क्या? बस ऐसे तो बदलते रहता है हर 2 साल पे, करंट का क्वेश्चन हो गया वो। अभी आपको लिखा देंगे 2 साल बाद एग्जाम दीजिएगा, फेल हो जाएगा उसमें, क्योंकि 2 साल पे क्या होगा, चेंज होगा। अभी करंट में उतना याद नहीं, हमको देखना पड़ेगा। अभी शायद पाकिस्तान भी उसमें है क्या, इस बार पाकिस्तान को भी जोड़ा है क्या रिसेंटली? पता है, आप लोग तो नहीं पढ़ते होंगे। और चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। गांधी जी ने भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया? सिर्फ ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के अलावा चंपारण सत्याग्रह नहीं किए थे ना। चंपारण सत्याग्रह के बाद बहुत सारे आंदोलन थे, उसमें असहयोग आंदोलन था, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा नहीं था, भारत छोड़ो नहीं था, ये सब में तो थे ना महात्मा गांधी। ऑप्शन बेस्ड है। एससीईआरटी में लिखा है गांधी जी ने भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया थे? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920, चौरी चौरा के द्वारा उसको वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा घटना ना। असहयोग आंदोलन के दौरान जो जुलूस निकला था, उस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था, बताइए? जो असहयोग आंदोलन का जुलूस निकला था ना, जो चौरी चौरा कांड हुआ था जिसमें थाना में आग लगा दिया गया था, तो उस जुलूस का नेतृत्व जो कर रहा था वो व्यक्ति कौन था? हाँ, भगवान अहिर। वेरी गुड। कौन बताए इधर से, क्या नाम है? रामकृष्ण सिंह। रामकृष्ण सिंह के लिए एक बार क्लैप कर दीजिए तो। अच्छा से करिए क्लैप सब लोग, अच्छा से नहीं लगा, फिर से कीजिए। कुछ लोग अंदर अंदर जलते हैं, नहीं करते हैं, गलत बात है। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा की है। वंदे मातरम कर चुके हैं, जन गण मन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना।
और पश्चिम बंगाल का राज्य गीत के बारे में चर्चा की है, तो इसको स्किप करेंगे आगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किस काव्य की रचना की थी? सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसके वो गुलसिता हमारा, ऐसे ही कुछ था ना। तो अल्लाह मोहम्मद इकबाल, इतना पूरा नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, मोहम्मद इकबाल से काम आपका चल जाएगा। यही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में चर्चा किया था। यही मोहम्मद इकबाल के साथ साथ थे चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, जो किससे जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जुड़े हुए मतलब पाकिस्तान शब्द को लेकर। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कौन से महत्वपूर्ण समाचार पत्र निकाले थे? अल हिलाल और अल बलाग। अल हिलाल 1912 में और अल बलाग 1915 में। अल हिलाल 1912 में और अल बलाग 1915 में, जब महात्मा गांधी आए थे 1915 में। ठीक है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष के दौरान हुआ था? 1914 से 18, 1914 to 18। प्रथम विश्व युद्ध कितने साल के लिए हुआ था? 4 साल के लिए। जबकि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45, कितने साल के लिए हुआ था? और इसी समय में वो समय था जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, और अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1940 से 46 तक। कब से कब तक? तो प्रथम विश्व दो गुट में बढ़ गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व करने वाला था ब्रिटेन, और धुरी राष्ट्र का निर्माण जो लीडरशिप कर रहा था वो था जर्मनी, और बहुत सारे दोस्त उसके सपोर्ट में थे। तो लिख लीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों में बट गया था। जल्दी से दो गुट का नाम लिख लीजिए, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। ऐसे लिख लीजिए, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। डायग्राम बना के लिखिएगा, ज्यादा याद होगा। कहानी लिखिएगा तो कम याद होगा। जो प्रथम विश्व युद्ध है कितने गुट में बढ़ गया था? दो गुट में। ऐसे ही लिख लीजिएगा, दो गुट। एक हो गया कौन राष्ट्र? मित्र राष्ट्र। और एक हो गया कौन? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का लीडर कौन कर था? ब्रिटेन। लिख लीजिएगा, यहाँ पर पहला नाम लिखिएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन पहला नाम लिखे, उसी के नीचे फिर लिखते चलिएगा, ब्रिटेन लिखे, मित्र लिख लीजिए, फिर से बोल रहे हैं। प्रथम विश्व दो गुटों में बढ़ गया था, और डायग्राम इसको बनाने बोले, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। हो गया। इसका लीडरशिप कौन कर रहा था? ब्रिटेन। तो लिखिएगा ब्रिटेन, फिर उसके नीचे लिखे फ्रांस, लिखा हुआ देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य है ना, वही ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, इटली और अमेरिका। हालांकि अमेरिका 1917 में जुड़ा, बाद में जुड़ा। फ्रांस लिखे, रूस लिखे, ब्रिटेन तो पहले से है ही, इटली लिखे और यूएसए लिखे। इटली जुड़ा 1915 में, ब्रैकेट में कर देगा 1915, बाद में जुड़ा। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जुड़ा कब? 1917 में। क्लियर है? ये सारे ऐसे देश थे जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाने जाते, वे सारे देश जो ब्रिटेन के साथ थे वो था मित्र राष्ट्र। ठीक। दूसरा बन गया था कौन? धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में लिखेगा जर्मनी, धुरी राष्ट्र में लिखेगा जर्मनी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है वहां? जर्मनी। जर्मनी के अलावे लिख लीजिएगा ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखेगा, ऑस्ट्रो हंगेरियन। ऑस्ट्रिया वगैरह होता है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी का नाम सुने हैं? ऑस्ट्रो हंगेरियन। बल्गेरिया, हालांकि ये सब ज्यादा क्वेश्चन बल्गेरिया वगैरह से नहीं आता है, मेन क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। जर्मन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, यही सबसे क्वेश्चन पूछता है। बल्गेरिया। और ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य का मतलब तुर्की वगैरह का जो क्षेत्र। ऑटोमन साम्राज्य ये आपको काम करेगा प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में। 14 से कब तक हुआ था? 18 तक। कितना साल के लिए? और दूसरा विश्व कब से कब तक? देख लिया ना। अगला, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में है? ये सब क्वेश्चन गलत होगा? गलत नहीं होगा। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य का है? चलिए आगे देखिए, हालांकि एक क्वेश्चन बाद वाला है, उसको हम पहले करवा देते हैं। ये एक क्वेश्चन के बाद वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन के बाद वाला 164 क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं? मधुबनी कला में कौन कौन से तत्व दिखाई देते हैं? देवी देवताएं, पशु पक्षी, पेड़, फूल। इसी तरह का आपको दिखेगा आकृति जो दिख रहा है, देवी देवताओं
सजीव चीजों के बारे में ये करता है। देवी देवताओं, पशु पक्षी, पेड़ फूल, हो गया। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? जाइएगा वहां पर, वो स्टेशन के पास में, उसके आसपास वाले में दीवार पे देखिएगा पुछाड़ा किया हुआ मिलेगा, इसी तरह का पेंटिंग आपको दिखेगा। नहीं, पहले जब हम ये पेंटिंग पहली बार देखे थे ना, बोले कैसा बनाया है, मतलब ओरिजिनल कहाँ दिख रहा है। हमको ऐसा लगता था कि जो पेंटिंग बनाया कैसा लग रहा है, बच्चा कोई बनाया है। जैसे बड़ा कोई बनाता तो पूरा फेस एकदम डिट्टो आदमी जैसा मिल जाता है ना, तो हमको लगता था बच्चा कोई बनाया है। लेकिन इस कला को तो वही समझेगा जो कलाकार है। हम लोग को समझ में आएगा। वो जो बड़ा बड़ा फोटो वगैरह करोड़ों में बिकता है, क्या रहता है हम लोग को पता चलेगा, हम लोग को लगता है उससे अच्छा तो हम लोग बनाते हैं, पूरा नाक मुंह अच्छा से दिखता है, इसमें तो पता ही नहीं चलता है क्या। वही एक्चुअल में क्या है, पेंटिंग है, जो हम लोगों को पता नहीं है। अब जो छोटा था वो क्वेश्चन पे आइए। 163, श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध लड़ाई में किसकी बुरी तरह से पराजय हुई थी? टीपू सुल्तान। ये भी हम पहले बता चुके हैं। आंग्लो मैसूर युद्ध, पहला युद्ध हुआ था कब? 1767 से। दूसरा हुआ था 1780 से 84। तीसरा हुआ था 1790 से 92। और चौथा हुआ था 1799। यही था ना? पहला वाला जो था वो, उसमें गवर्नर कौन थे? वेरेलिस्ट कौन थे? और दूसरे में हेस्टिंग्स, तीसरे में कॉर्नवालिस, चौथे में वेले दिल्ली। पहला वाला में कौन सी संधि? मद्रास की संधि। दूसरा वाला में मंगलौर की संधि। तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा वाला में कोई संधि नहीं, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु। ये बताए थे ना। ये पूछा श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध लड़ाई में किसकी बुरी तरह से पराजय हो गई? तो टीपू सुल्तान। यही जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था, और साथ ही साथ जो है आपका स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था कौन? टीपू सुल्तान। उसके लिए जाना जाता है ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा। लेकिन 1929 के असेंबली में जब बम फेंका गया तो भगत सिंह इसको बोले थे। देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है क्या? हाँ, उर्दू भाषा में था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस भाषा में दिया गया? कौन दिया था? कौन दिया था? भगत सिंह। जिनको जिनको लगता है हाथ उठाइए। और मोहम्मद इकबाल। जिनको जिनको लगता है हाथ उठाइए। जिनको जिनको मोहम्मद इकबाल लग रहा है। और जिनको जिनको हसरत मोहानी लग रहा है वो हाथ उठाइए। ऑनलाइन वाले लोग भी बोलते रहिए। दो गुट बट गया आप लोग का। पहला वाला तो भगत सिंह कोई नहीं बोला, दो गुट बटा है। एक है इकबाल और एक है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी इज राइट आंसर। इसका कुछ पॉइंट लिख लीजिए। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह भी है। लेकिन भगत सिंह जब 1929 में जब असेंबली में बम जा रहे थे ना, तब बोले थे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वो नारा दिए थे कौन? भगत सिंह। यही बीपीएससी आप लोग को फंसाती है। और जो जनरल पढ़कर जाता है मारता है भगत सिंह, गलती होकर जाता है। तो लिख लीजिए इसके बारे में, इनकलाब जिंदाबाद लिख के डस दीजिए फटाफट। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने दिया। लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? क्या आगे क्या? हाँ हाँ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। लिखा भी था यही, और सबसे पहले नारा दिया था यही। मोहानी है, मोहानी, मोहानी लिख लीजिएगा। मोहानी लिखे हैं, क्या था? मौलाना हसरत मोहानी लिख लिए। उसके बाद लिखिए इनकलाब का प्रयोग या इनकलाब का अर्थ लिख लीजिए पहले। इनकलाब का अर्थ, इनकलाब जिंदाबाद है ना, इसका अर्थ होता है क्रांति अमर रहे।
क्रांति अमर रहे, लिखना पड़ेगा, क्रांति अमर रहे। किस भाषा में है? उर्दू भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, भगत सिंह ने कब बोले हम? 1929। भगत सिंह ने 1929 में 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में, असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में, दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद नारा दिया था। बम फेंकने के बाद नारा दिया था। बम फेंकने के बाद नारा दिया था। यानी ये लिखने वाले जो व्यक्ति पहला थे कौन? मौलाना हसरत मोहानी। इसका समय समय पर प्रयोग करते रहा गया है। उसमें थे आपके दिल्ली, जब असेंबली पे बम फेंके थे 1929 के दशक में, कौन? भगत सिंह। तब उस समय भी इसका प्रयोग किया गया था। तो जब 1929 मेंशन करेगा तो भगत सिंह आप मार सकते हैं। असेंबली में बम फेंकते समय कौन नारा दिया था, तब इसका नाम नहीं बोलना है, उसका बोलना है। और अगर सिर्फ पहला पूछेगा तो इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इनकलाब जिंदाबाद का सबसे पहले प्रयोग मौलाना हसरत, फिर से नाम बोलिए तो, इसको हटा देते हैं। हाँ, आप बोलिए तो, मौलाना हसरत मोहानी। क्लियर है? थोड़ा देर में फिर पूछेंगे हम। देखिए, संविधान सभा की छोड़ दें, क्यों छोड़ें? चैप्टर खत्म हुआ है। काफी लोग ना कल बोले थे थोड़ा लंबा लेना है क्लास, हो गया लंबा। अभी तो 2:30 बजा है, 3 बजे तक ना, 3 बजे क्लास है। तीन बजे तक लें। अच्छा, सब लोग शांत रहिए। एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोग 3 जो बोल रहे हो क्या है, हमको एक आदमी बताइए। फिर सब, अच्छा 3 ही क्वेश्चन है। देखिए, तो ये चैप्टर खत्म कर देते हैं क्या? बहुत अच्छा है। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कब हुआ था? 9 दिसंबर। डेट लिख लीजिए, 9 दिसंबर 1946। नौ दिसंबर 1940। कहाँ हुआ था? बम्बई, नई दिल्ली। नई दिल्ली में। इसका अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद। नई दिल्ली। अस्थाई ना? अस्थाई अध्यक्ष थे। अरे भाई, हम बोले अध्यक्षता किया था, तो गलत बोले हैं, नहीं समझे? अरे हम बोले अध्यक्षता किया था, अध्यक्षता मतलब उसको डील किया था। अस्थाई हो या अस्थाई, तो अस्थाई अध्यक्षता और अस्थाई अध्यक्षता। तो हम जो लाइन बोले क्या किया था? अध्यक्षता किया था। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई रूप से आए कौन? राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन? राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? वर्तमान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? जब मूल रूप से लगाए तो 395। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? दिल्ली। वही तो क्वेश्चन आ गया, हालांकि नई दिल्ली होने चाहिए, न्यू दिल्ली है वो। नई दिल्ली के संस्थापक थे कौन? लुटियंस के साथ और भी लोग, लेकिन मेन रूप से कौन? लुटियंस। लेकिन दिल्ली के कौन? दिल्ली के हैं अनंगपाल। अनंगपाल, तोमर शासक ना, अनंगपाल। और एक क्वेश्चन है, चलिए अंत भला तो सब भला। अगला प्रश्न है आपका, भारत में विभाजन के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सांप्रदायिक हिंसा। जगह जगह पर लोग विध्वंस मचाना शुरू कर दिए थे। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो है वो काफी बड़े पैमाने पर होने लगी थी। ये सबसे बड़ी समस्या थी। और यही समस्या के कारण जब महात्मा गांधी खुद स्टेटमेंट दिए थे कि अगर ये दोनों का विभाजन होगा
देखिए सब कॉपी मोड़ना शुरू कर दिए। लगता है जैसे पीछा छूटा। एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में कहा गया था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, अंततः प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। वही हाल है आप लोग का, जैसे ही खत्म होता बात सर सही है। चलिए सही है, तब आज रहने देते हैं इतना ही। कल छुट्टी नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। आप लोग का कब से बंद हो रहा है? कितने लोगों का लॉज हॉस्टल बंद हो रहा है? कितने लोगों का बॉयज और गर्ल्स में से लॉज हॉस्टल बंद हो रहा है? हाथ उठाइए। हाथ उठा के रखिएगा, नहीं तो फिर बाद में बोलेगा तो फायदा नहीं है। अच्छा बात बाकी लोग हैं? हाँ तो कल आइए, आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा।